बच्चों, नमस्कार सभी को। जो सामने बना हुआ है आपके, या कुछ फिगर देख करके तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें आप वैसे भी अवेयर हैं या वैसे भी आप फेमिलियर हैं इसके, क्योंकि आप अमीटर और वोल्ट मीटर जो क्लास 10th में भी आप नाम सुने होंगे, उनको आप जानते हैं। या ऐसे ही वोल्टेज मीटर और अमीटर घरों में भी आप देखे होंगे कि वहाँ पर अमीटर और वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, वो रीड करता है कितनी करंट है या कितना वोल्टेज इस समय है, जिसको देख करके आप 230 240 का नाम लेते हैं। वो क्या है? वो अमीटर वोल्ट मीटर्स, ठीक है, वो वहाँ पर। तो वो आखिर वो हैं क्या? एक्चुअली दे आर गैल्वेनोमीटर्स, मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर्स। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल उसी पर वो काम करते हैं, या कहिए कि मशीन वही है, बस डिफरेंस उसमें क्या थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, मेजरिंग डिवाइस बनाई गई है। तो हम वही गैल्वेनोमीटर के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, और उसके बाद वाले हम अगले पार्ट या जो वीडियो होंगे उसमें हम इनके गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे चेंज किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, और हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये बात करेंगे, ठीक है। तो आइए ये देखते हैं। अभी जो फिगर बना हुआ है, ऐसे थोड़ा सा कुछ पार्ट हमने बना दिया फिगर का, कि इससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हम क्या होने जा रहा है या ये है क्या गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बस यही है, मेजरिंग डिवाइस है जो बहुत सेंसिटिव है। थोड़ी सी करंट इसमें पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसमें इसके कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें ओवरऑल है क्या, हियर इट कंसिस्ट ऑफ a coil, actually rectangular coil placed in an external magnetic field. When current is passed through the coil tends to rotate, and coil is pivoted between 2 points about its axis. So coil is free to rotate in the magnetic field. Arrangements are done to apply radial and uniform magnetic field. Okay, so a galvanometer has a coil pivoted between two magnetic poles. मैग्नेटिक फील्ड हम मैग्नेटिक पोल्स की हेल्प से अप्लाई करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम मैग्नेटिक पोल्स की हेल्प से अप्लाई करते हैं। वही यहाँ पर अभी शुरुआत में हम बनाने की कोशिश किए हैं कि ये जो फिगर जो यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, वो सिंपल ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। यहाँ जो हैं वो क्या है, मैग्नेटिक पोल्स हैं। यहाँ मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ओके, दे हैव सिलिंड्रिकल फेसेस। एक अरेंजमेंट है जिससे कि हम रेडियल फील्ड लगा सकें। रेडियल फील्ड का इंपॉर्टेंस अब थोड़ी देर बाद और हमको समझ में आएगा, जो यहाँ पर बनाए हुए हैं। रेडियल मीन्स रेडियस की डायरेक्शन में फील्ड। रेडियस क्या है, सिलिंड्रिकल रीजन है तो उसका रेडियस होगा। जो फेस देख रहे हैं वो क्या है, सर्कुलर फेस है, तो रेडियल फील्ड आपको समझ में आएगा कि ये रेडियल फील्ड होता क्या है। तो रेडियस की डायरेक्शन में, यानी जो फील्ड हो वो क्या हो, रेडियस की डायरेक्शन में हो। साइड में बना रखा है, लेकिन हमने इसलिए ये भी फिगर इसको यहाँ पर रखा कि अभी बनाते समय आप देख लेंगे, थोड़ा सा 1-2 लाइन उसमें बना करके आपको दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये फील्ड एक्चुअली है क्या, रेडियल फील्ड कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये रेडियल फील्ड क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल आप जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगा। और ये जो कॉर्ड फेस है, मैग्नेटिक लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी, और यहाँ पर भी इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे। और ये जो फील्ड लाइन है कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी, और यहाँ जो मैग्नेटिक लाइन है वो ऐसे हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये हो गया। अब जो से पहले आप देख चुके हैं कि when a current carrying coil is placed in an external magnetic field, it experiences torque. Okay, same principle is used here. So a coil will be placed, and this torque will help in measuring current, okay, or measuring potential difference. So this torque, the working principle is same. Means magnetic torque acting on the current carrying coil, this is taken as working principle of the moving coil galvanometer.
So this is very sensitive device. It shows deflection for small currents when even of the order of microamperes. So let us see what are parts of moving coil galvanometer and what are its applications. But in this part, in this video, okay, we will discuss about its working principle, its construction and its parts. Okay. So let us move. मैग्नेटिक पोल्स हैं विद सिलिंड्रिकल फेसेस। इनका फील्ड इधर ऐसे है, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं फील्ड, या ये फील्ड ऐसे रेडियल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। फील्ड को और रेडियल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सिलेंडर इनके बीच में मेटेलिक सिलेंडर फिक्स कर देते हैं, यहाँ मेटेलिक सिलेंडर। और इसका थोड़ा सा हम जो एक्चुअल फॉर्म है वो हम थोड़ी देर बाद आपको इसमें दिखाएंगे कि ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड कैसा होता है और कॉइल कैसे अब यहाँ पर लगी होती है। तो ये यहाँ आप देख पाएंगे। और इस सिलिंड्रिकल रीजन में एक सिलेंडर क्या करते हैं, मेटेलिक सिलेंडर ऐसे पिवोटेड रहता है, या एक तरह से फिक्स भी कर सकते हैं। हाँ, कॉइल घूमने के लिए फ्री होती है। इससे क्या होता है, मेटेलिक सिलेंडर वो फील्ड को रेडियल बनाता है इंड्यूस करके, मैग्नेटाइज हो करके, है ना। ये कर्व्ड फेसेस हैं मैग्नेट के ना, इसकी वजह से क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। और मैग्नेटाइज्ड सिलेंडर रेडियल फील्ड, ये फील्ड ऐसे इधर की ओर, जैसे ये फील्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पर, यहाँ ये फील्ड की ऐसे डायरेक्शन है, ये रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, ये रेडियल डायरेक्शन है ना। ये 90 डिग्री है यहाँ से, ये इस फेस से 90 डिग्री पर ये सब हैं ये लाइंस। तो इसको हम कहेंगे ना कि रेडियल डायरेक्शन है। ओके, ये रेडियल डायरेक्शन। तो वही रेडियल फील्ड यहां पर बना हुआ है। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए याद रखिए, जो मेटेलिक सिलेंडर है वो क्या करता है, फील्ड को स्ट्रेंथन करता है और स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक, और साथ में उसको रेडियल भी बनाता है। इन दो का काम हुआ। तो आइए पहले उसको हम देख लेते हैं, वहाँ पर कैसे लगता है। ये डायरेक्शन देख लीजिए, फील्ड का ऐसा है और सेंटर यहाँ पर आपको मालूम है। सो फील्ड, ये फील्ड लाइंस, सिलेंडर हम रख देंगे तो हमें वो बीच में लाइंस दिख नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी कह तो सकते हैं ना कि फील्ड है ऐसा। ओके, तब देखिए ये एक मेटालिक सिलेंडर, ठीक, ये मेटालिक सिलेंडर यहां पर रखा हुआ है और ये मेटालिक लाइंस इस तरह है, ठीक, ऐसा होगा। ये ऐसा देखिएगा। और क्या करते हैं, अब कॉइल, हमारा पर्पस ही वही है, किस प्रिंसिपल का यूज करना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, एक कॉइल भी होगा, कॉइल घूमने के लिए फ्री भी होगा और साथ में कॉइल में करंट भी पास कर सकते हैं, ऐसा होगा। और फील्ड ऐसा होगा कि यूनिफॉर्म रहे और रेडियल रहे, ये अरेंजमेंट है। तभी तो कॉइल बनाए नहीं, कॉइल इस पर बनाना है। कॉइल कैसी होगी, रेक्टेंगुलर कॉइल, इसी सिलेंडर के ऊपर कॉइल होगी, जो सिलेंडर बनाया है ना इसी के बाहर कॉइल होगी। वो कॉइल, अब सिलेंडर रोटेट कर सकता है कि नहीं, लेकिन कॉइल जरूर रोटेट करेगी। तो ऐसा अरेंजमेंट रखेंगे कि सिलेंडर भले रोटेट ना करे, लेकिन कॉइल, इसके रेक्टेंगुलर कॉइल होगा वो रोटेट कर सकता हो। तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, मान लेते हैं एक, देखिए ये मान लें सिलेंडर है, ठीक, मेटालिक सिलेंडर होगा, ये तो खैर प्लास्टिक है, तो ये मेटालिक सिलेंडर होगा। कॉइल कैसे लगी होगी इसमें, ये वायर है, खैर वो कॉपर वायर, जनरल ये भी कॉपर वायर है, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पर कॉटन, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है। वहाँ पर भी इंसुलेशन होता है, लेकिन किसका होता है, किसी न किसी ऑक्साइड का या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, उस पर क्या होता है, इनामल चढ़ा होता है, ठीक है। तो ये कॉइल ऐसे होगी, रेक्टेंगुलर कॉइल, इस सिलेंडर के बाहर ये घूम सकती है,
ये, ठीक है। अब ये कॉइल इस तरह होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, शेप क्या होगा इस कॉइल का, आप गेस कर सकते हैं। ये शेप इसका क्या है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप है इस कॉइल का, ऐसा कॉइल है ना, ये कॉइल देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप है, ये यहीं पर था, ऐसे था ये, ठीक है। ये कॉइल इस सिलेंडर पर ऐसे ही तो था, ओके, ऐसे था, तो है क्या, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। और मैग्नेटिक फील्ड में होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अगर ये सिलेंडर यहाँ पर बीच में है, कुछ सिलेंडर अगर बीच में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इधर है, ऐसे है, ऐसे है, इधर है, फिर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में क्या है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपके राइट में होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर तो ऐसे एंटर करें, यहाँ पर लाइंस देखिए, यहाँ पर लाइंस इधर जा रही हैं, आगे की ओर हैं, और यहाँ पर क्या है, वो भी उधर ही हैं, ऐसा नहीं उल्टा बना दीजिएगा। अक्सर एग्जाम्स में लोग इसको इधर से भी इनवर्ड बना देते हैं, इधर से भी इनवर्ड बना देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए इधर तो हमारे लिए लेफ्ट टू राइट इधर है, तो यहाँ भी लेफ्ट टू राइट ही है, तो इस साइड में फील्ड इधर की ओर है, ऐसे ऐसे, इधर इधर, और इस साइड में क्या होगा, ऐसे निकलता हुआ इसमें से, ठीक। और ये कॉइल क्या है, फ्री है घूमने के लिए, तो ये सिलेंडर के साथ पूरी घूम सकती है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे घूम सकती है, या हो सकता है कि सिलेंडर फिक्स हो और कॉइल ही ऐसे घूम सकती हो, ठीक है। कॉइल का अलग से रोटेशन के लिए ऐसे बनाए हुए हैं, और सिलेंडर बीच में ऐसे है और कॉइल ऐसे से घूम सकती है, ठीक है ना, इसके ऊपर है ऐसे, और ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक है। तो अब ये क्या, क्यों घूमेगी, कि इसमें करंट पास होगी, इसके टर्मिनल्स के थ्रू करंट इसमें अगर हम पास करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इस पर टॉर्क लगेगा, और घूमने वाली आर्म देखिए क्या है, जिस पर फोर्स लगेगा वो आर्म कैसी है, यहाँ पर इसको हम ऐसे ही घुमाते हैं, मान लेते हैं कि ये घूम रहा है, तो ये क्या होगा, जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस आर्म के परपेंडिकुलर है, ये आर्म देख रहे हैं ना, इस आर्म के परपेंडिकुलर है, चाहे वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इस आर्म के परपेंडिकुलर है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ फील्ड रेडियल है, तो रेडियल फील्ड क्या कर रहा है, रेडियल फील्ड की वजह से एक चीज़ होगा कि जब ये कॉइल ऐसे होगा तो भी फील्ड के पैरेलल इसका फेस होगा, है ना। इसको हम थोड़ा बड़ा कॉइल बना लें, अगर ऐसा बना लें, अभी अब छोड़ देते हैं उसको, अब आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि ये कॉइल का शेप कैसे, क्यों रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर है। अभी हम अगर इसको थोड़ा सा, ओके, ऐसा एक रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह हम इसको फ्रेम कर लें, ये बना लें, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसा है, तो ये इस तरह है, यहां पर इधर भी है, ऐसे 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 भी है ना, कहीं भी जाएगा। तो जब भी रेडियल फील्ड की यही खासियत है कि फील्ड कौन सा, इस कॉइल पर फील्ड कौन सा काम करेगा, यहाँ वाला जहाँ कॉइल होगी, मीन्स अब कॉइल हम बना सकते हैं यहाँ पर कि ये कॉइल कौन सा, हम यहाँ से ले लें, ये देखिए, ठीक है, ये कॉइल के वायर है, वैसा, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, कॉइल ऐसे, यानी ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ऐसा आप देख रहे हैं,
इसको इस तरह से। तो ये इस पोजीशन में है, इस ओरिएंटेशन में है, तो फील्ड देख रहे हैं कैसा है, इस कॉइल के प्लेन में है ना। ये फील्ड इस कॉइल के प्लेन में ऐसे है। अगर यही कॉइल टर्न होके यहाँ आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो भी फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल है। अगर यही कॉइल ऐसे चला गया, ये घूम के ऐसे आ गया, तो भी ये फील्ड देख रहे हैं ना, इस प्लेन के पैरेलल है ऐसे। तब अब इसका मतलब कि रेडियल फील्ड में अब कहीं भी जाएं, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल होगा, मीन्स नॉर्मल टू द कॉइल क्या होगा, यानी नॉर्मल टू द कॉइल क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। फील्ड तो ऐसे ही ना, तो कॉइल पर जो नॉर्मल होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर टॉर्क जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक टॉर्क जब भी कैलकुलेट करते हैं इस कॉइल पर, अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस एंगल की जरूरत पड़ती है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल। द नॉर्मल टू द कॉइल इज हियर, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन इन एवरी ओरिएंटेशन। वो यहाँ पर भी है तो भी ऐसे है, 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 तो भी हर हाल में क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन के पैरेलल है। ये चीज़ है। तो रेडियल फील्ड का मतलब समझ में आ रहा है आपको, हमेशा परपेंडिकुलर मतलब थीटा क्या है, जो टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क ऐसा लिखते हैं ना, टाउ इक्वल्स NIAB साइन थीटा। ये वाला थीटा कौन सा थीटा है, वही तो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड नॉर्मल टू द सरफेस। So this is theta and this is always 90 degree in this case. So एक वेरिएबल तो आपने हटा दिया ना, एक वेरिएबल कम कर दिया, तो रेडियल फील्ड अप्लाई करके आपने एक काम किया कि एक वेरिएबल कम कर दिया, और एक वेरिएबल कम होने से हमें एक फ़ायदा होगा कि बाकी कांस्टेंट हो गया चीज़ें, हमें डिपेंडेंस सीधे करंट से दिखा सकते हैं कि टॉर्क का करंट से क्या डिपेंडेंस है। क्यों कि ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल फिक्स होता है, एरिया ऑफ कॉइल, ये एरिया जो आप समझ रहे हैं ना, ये एरिया, ये क्या है, ये भी गिवन कॉइल तो फिक्स ही है। बी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ये भी परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर, गैलोमीटर के अंदर, तो ये भी क्या है, ये हमेशा ऐसा ही है, वो भी बी तो फिक्स ही होगा लगभग। तो ये जो किनारे किनारे मैग्नेट है ना, अभी देखेंगे उसमें कि ये किनारे किनारे जो सिलेंडर है उसमें एक सिलिंड्रिकल फेस है, किनारे किनारे मैग्नेट लगा होगा, बीच में ये क्या है, ये मेटेलिक सिलेंडर है जो फिक्स होगा या घूम सकता होगा, लेकिन कॉइल सर्टेनली घूम सकता है। और अब क्या, एक और पार्ट क्या है इसमें, एक यहाँ पर इसके साथ कॉइल में, कॉइल यहाँ पर जो कॉइल है वो फ्रीली ना घूमे, क्योंकि अगर ये फ्रीली घूमता रहेगा तो अल्टीमेटली कहाँ जाके रुकना चाहेगा। ठीक, याद करिए उधर क्या बताया था, मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, करंट लूप, इट टेंड्स टू bring this coil in such a position that magnetic moment points in the direction of external field, external magnetic field. Okay, means magnetic torque acting on the coil, it tends to turn the coil, it tends to bring it in position so that its magnetic moment points in the direction of magnetic field. उसी पोजीशन में लाके कोशिश करता है रखने की। और अगर इस कॉइल में करंट अगर ऐसा चल रहा है, इधर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ऊपर होगा, और ये इसको टर्न करा के मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लाना चाहेगा। अब यहाँ पर थोड़ी अलग बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर भी है, इधर भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, वो फील्ड की डायरेक्शन में ले आना चाहेगा। तो जब भी कॉइल टर्न होगी तो ये यहाँ पर जो, ये यहाँ पर क्या है, ये ना मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका इधर की ओर,
मैग्नेटिक मोमेंट होगा इधर, तो ये फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेगा। कौन सी फील्ड की डायरेक्शन में? जो यहाँ पर है, इधर लगा हुआ है इस पर, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है कॉइल के आर्म्स पर, ये नहीं कि ये वाला फील्ड। तो ये टर्न करना चाहेगा। क्या करना है? तो टर्न ही करते रहेगा, ये तो रुकने का नाम नहीं लेगा। लेकिन क्या करेंगे? हमें तो मेज़र करना है, उसकी हेल्प से मेजरिंग डिवाइस बनाना है, तो हमें करंट या वोल्टेज मेजर करना होता है। तो क्या करते हैं, कॉइल को हम इसके अपने मन से टर्न करने नहीं देते। कॉइल की एक इनिशियल पोजीशन उसको फिक्स किए रहते हैं। इसके इनिशियल पोजीशन यही है बिना करंट के। जब करंट नहीं है उसमें तो उसकी एक पोजीशन होती है, उसको जो पिवोटेड कॉइल होती है, कॉइल पिवोटेड होती है इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर एक स्पाइरल स्प्रिंग होता है। Okay, so whenever current is passed through the coil, it produces torque in the coil, and then coil tends to turn about its axis. So spring offers restoring torque or counter torque. Okay, it depends on strength of current, at what value of current or at what angle of twisting this magnetic torque balances the restoring torque, or you can say the restoring torque balances the magnetic torque. ओके, करंट तो आपने पास कर दिया, करंट तो आपने ऑन कर दिया, करंट फ्लो करने लगा कॉइल में। अब उस कॉइल में करंट जितनी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। इस मैग्नेटिक टॉर्क के अंडर में कॉइल घूमना चाहेगा या घूमने लगेगा। जैसे ही घूमना चाहेगा तो स्प्रिंग के अगेंस्ट जाएगा, स्प्रिंग स्पाइरल लगा हुआ ना, स्प्रिंग के अगेंस्ट जाएगा, और स्प्रिंग क्या करेगा, फिर उसको काउंटर टॉर्क ऑफर करेगा। तो उसमें क्या होगा, जितना ही एंगल स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, यानी जितना ही एंगल स्प्रिंग ट्विस्ट होगा उतना ही ज़्यादा अपोजिट टॉर्क ऑफर करेगा। तो कौन सी एंगल पर ट्विस्ट होने के बाद ये बैलेंस हो जाएगा, यानी ये मैग्नेटिक टॉर्क कितना एंगल टर्न होने के बाद बैलेंस हो जाएगा, किससे, स्प्रिंग वाले टॉर्क से या रिस्टोरिंग टॉर्क से। वहीं पर जाकर के ये कॉइल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इस कॉइल से एक इंडिकेटर अटैच कर किए रहते हैं, वही स्केल पर दिखता है, निडल की तरह वैसा दिखता है। वही पोजीशन, कॉइल की टर्निंग और पोजीशन को एक तरह से पॉइंट करता है, बताता है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर एक आप यहाँ पर बनाए रखते हैं कि ये स्केल है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ऐसे ये स्केल है, और इस स्केल पर एक इंडिकेटर क्या होगा, ऐसे इंडिकेटर ये ऐसे रन कर सकता है। कॉइल टर्न होगा तो इंडिकेटर भी ऐसे घूमेगा, ये कॉइल के साथ अटैच्ड होता है, फिक्स होता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, हम लोगों ने लगभग सारे पार्ट्स बना दिए, है ना। तो अब देखिए, अब इसके साथ अब आइए पहले हम देख लेते हैं, जिसको हम बात करते हैं कि इसका एक प्रैक्टिकल मॉडल है, वो भी देख लेते हैं कि कैसा होता है। बच्चों, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये गैल्वेनोमीटर का एक मॉडल है, ओपन है। इसके कॉयल, इसका जो बीच में मेटेलिक सिलेंडर की अभी मैं बात कर रहा था, और इसका इंडिकेटर, हालांकि आप कहेंगे यहाँ तो MA लिखा हुआ है, यानी मिली एम्पियर लिखा हुआ है। तो आपको बता दें, इसके बाद हम लोग यही बात करेंगे कि है ना, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जो अमीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है, वो गैल्वेनोमीटर का ही जो मशीन है, जो सिस्टम है, उसी से मॉडिफाई करके बनता है। तो प्रिंसिपल
एकदम वही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ इस गैलोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, अमीटर की तरह यूज़ करते हैं या वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करते हैं। थोड़े डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये जो स्केल बना है और मार्क्स बने हुए हैं उन पर बहुत ज़्यादा भी ध्यान आप मत दीजिए, लेकिन हाँ एक गैलोमीटर मशीन है ऐसे ही है। तो इसमें आप जो देख पा रहे हैं ऊपर जो एरो ये इंडिकेटर है, आप सीधा सा इसको ऐसे देख सकते हैं, एरो है इसका, जहाँ MA लिखा हुआ है स्केल के ऊपर जो ब्लैक है वो ऐसा, और स्टिक जैसा ये यहाँ गया है, ये सीधे कॉइल से अटैच्ड है ना, ये कॉइल से अटैच्ड है। और कॉइल अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है, ये स्पाइरल स्प्रिंग देख पा रहे हैं, स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग जैसा स्पाइरल जैसा दिख रहा है ना, स्प्रिंग ये देख पा रहे हैं ऐसा, ये है ना, ये स्प्रिंग और ये जो इंडिकेटर यानी जो एरो जैसा यहाँ बना हुआ है वो इंडिकेटर दोनों, और ये स्प्रिंग सभी दोनों का है कॉइल से जुड़े हुए हैं। और ये जो एक आपको सिल्वर ग्रे कलर दिख रहा है बीच में, ये क्या है, मेटेलिक सिलेंडर अंदर है, ठीक है। ये अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, देखिए है ना, हिल रहा है। तो ये जो मेटेलिक सिलेंडर है वहीं पर उसी के ये इंडिकेटर है, देखिए ये ऐसे है ना, हिल जा रहा है ऐसे। तो ये कॉइल अटैच्ड है, कॉइल से अटैच्ड है, कॉइल के साथ घूमता है। और कॉइल कहाँ है आप ये देख सकते हैं, कॉइल थोड़ा सा ये जस्ट जो इंडिकेटर है ना मेटल का जो स्टिक जैसा दिख रहा है उसके पीछे थोड़ा सा ब्राउन कलर दिख रहा होगा। और अभी जो आप देख पा रहे हैं ये स्पाइरल स्प्रिंग बहुत बढ़िया से देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर से। तो ये एक स्प्रिंग हो गया। अभी कॉइल को हम दिखा रहे हैं, कॉइल का भी एक हिस्सा ये आप देख पा रहे होंगे, ऊपर थोड़ा सा झलक दिख रहा है ऊपर की ओर, इसके पीछे इंडिकेटर के। और इसको हम इधर से ले आ रहे हैं और वापस हम पीछे जा रहे हैं, तो ये वही कॉइल है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी एक स्प्रिंग अंदर दिख रहा है। हम इसको उस साइड से भी इंडिकेटर इस साइड से भी इंडिकेटर वो दिख रहा होगा क्योंकि वो उस पार है। और ये अब क्लियर सा ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कॉइल है कॉपर का, और ये कॉइल ऐसे हिल डुल सकता है। देखिए हम इसको पूरी मशीन को हिला डुला देना, देखिए ये है ना, थोड़ा सा कॉइल हिल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो मेटल का सिलेंडर है ना, वो सिलेंडर नहीं घूम रहा है लेकिन इसके ऊपर कॉइल घूम रहा है। सिलेंडर यहाँ फिक्स्ड है लेकिन इसको पिवोटेड, यहाँ जो ये हिस्सा ये दिख रहा है ना, जहाँ पर कॉइल घूमने के लिए फ्री है उसको पिवट बोलते हैं। इस साइड है, उस साइड भी ऐसा था। और यहाँ वायर देखिए, ये ब्लैक और रेड ये कनेक्शन है, ठीक है। किसके लिए, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक। ये देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं ऐसे, ये कॉइल हिल रही है लेकिन ये जो सिलेंडर है वो नहीं हिल पा रहा है। तो ऐसा है, यही गैलोमीटर है। और स्केल तो बता ही दिए। और ये इसका क्या कह सकते हैं, ये जीरो पोजीशन है। इस अरेंजमेंट में जीरो पोजीशन है। अगर इसमें करंट चलेगी तो यही क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन इसमें होगा, है ना। इसमें ये डिफ्लेक्शन होगा, डिपेंड करता है कि इसमें कॉइल में कितनी करंट जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, उसका डिफ्लेक्शन होगा। और ये स्प्रिंग्स जो दिख रहे हैं, स्प्रिंग्स के अगेंस्ट या स्प्रिंग्स ही रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफर करते हैं और काउंटर बैलेंस करते हैं जो मैग्नेटिक टॉर्क लगता है इस कॉइल पर, उसको। चलिए फिर वापस चलते हैं बोर्ड पर, हम देखते हैं और आगे इसकी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, देखा आपने, कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, लगभग पार्ट्स सब देख लिए। हाँ मैंने एक चीज़ इसमें थोड़ा सा मैग्नेट को नहीं बताया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैग्नेट क्या है। वो जो हॉलो सिलेंडर जैसा दिख रहा था ना, उसके अंदर मैग्नेट था, जिसके अंदर वो ग्रे कलर का जो सिलेंडर दिख रहा था उसके चारों ओर किनारे किनारे क्या था, मैग्नेट था। तो उसको फिर से थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। और कॉइल जो शाइनिंग कॉइल अभी दिख रहा था, ब्राउन शाइनिंग कॉइल दिख रहा था, वो मल्टीटन कॉइल था। और आप देख रहे थे कि सिलेंडर नहीं हिल डुल रहा था और वो कॉइल चल रही थी उसके ऊपर। तो उस सिलेंडर का काम यही कि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, एनहांस करें,
कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जो इस मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल की वजह से मैग्नेट है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करे और साथ में उसको रेडियल बनाए, रेडियस की डायरेक्शन बनाएगा। रेडियल फील्ड होगा तो एक चीज़ होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द कॉइल हमेशा 90 डिग्री पर होंगे या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका एक फ़ायदा होगा कि ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री हमेशा होगा और कांस्टेंट रहेगा, चाहे कॉइल ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, किसी पार्ट किसी तरह किसी ओरिएंटेशन में हो। ओके, तो इस चीज़ को आप समझते रहिए। ये अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड के एडवांटेजेस क्यों नहीं है? इसलिए दिस रेडियल फील्ड प्रोवाइड्स द सिचुएशन एंड दिस इंश्योर्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टॉर्क ऑन द कॉइल। तो एक चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टॉर्क, एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से किसी ओरिएंटेशन में वो टॉर्क उतना ही लगेगा, है ना। एन फिक्स हो गया, आई फिक्स है, आई तो पास ही कर रहे हैं, जितना आप पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। ए फिक्स है, बी फिक्स है, थीटा भी कांस्टेंट हो गया। तो गिवन करंट के लिए टॉर्क क्या होगा? एक ही होगा। तो फिर एक एडवांटेज है ये रेडियल फील्ड। तो इससे क्या करेंगे, करंट बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, तो फिर बैलेंसिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके, सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल galvanometer so generally abbreviated as MCG, moving coil galvanometer. Okay, is a sensitive measuring device, sensitive measuring device, measuring device, okay, which can detect very small current, very small current, okay, that is show deflection, show full deflection, full scale deflection, full scale deflection corresponding to small currents, even of the order of माइक्रोएम्पियर। ठीक, सो माइक्रोएम्पियर के ऑर्डर की भी करंट होगी तो भी फुल डिफ्लेक्शन ये शो करते हैं। तो जनरली इसमें पार्ट्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ओके, a galvanometer consists of a multi-turn coil, pivoted between magnetic poles with cylindrical faces, one thing. Second thing, soft iron cylindrical core, over which
coil is wound, उसके ऊपर ही कॉइल ऐसे वाइंड किया होता है, जैसे अभी हम दिखा रहे थे उस सिलेंडर को। ओके, दिस सिलेंडर मेक्स द फील्ड रेडियल। ओके, केवल ऐसे रहेगा, इसमें सिलेंडर रहेगा तो फील्ड रेडियल हो सकता है कि ना हो, थोड़ा डिफॉर्म हो जाए, लेकिन फील्ड को क्या करेगा, रेडियल बनाता है। हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें लग रहा है कि अभी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, दिस सिलेंडर makes the field radial, makes the field radial and enhances the strength of field. See, spiral spring is attached to the coil, which offers counter torque, or you can say restoring torque, counter torque or restoring torque when coil tends to turn under the magnetic torque, when current is passed, through the coil. Okay, this another thing, an indicator, ये क्या है, एरो शेप। जो इंडिकेटर है वो क्या है, इंडिकेटर मीन्स एरो शेप्ड। indicator and arrow shaped is also attached to the coil, which runs over the scale। है, ये स्केल पर ऐसा चलेगा तो ये कम से कम इंडिकेट करेगा कॉल कितना टर्न किया। ठीक है, रन्स ओवर द स्केल एंड indicates the deflection of coil. Any other thing? Magnetic poles are given, you know. So these are common parts. कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक सस्पेंशन वायर गैल्वेनोमीटर होता है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका एक्चुअली वही है। हम जो पढ़ते हैं आपके टेक्स्ट बुक्स में या सिलेबस में जो आपको दिखता है वो क्या है, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, ये इसको हम कहते हैं वेस्टर्न टाइप। ठीक है, जो सस्पेंशन वायर गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या होता है, उसमें ये स्पाइरल स्प्रिंग नहीं होगा, उसमें वायर एक
लॉन्ग वायर होगा उसी में कॉइल सस्पेंडेड होगी मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। और बाकी प्रिंसिपल वही है कि मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कॉइल तो होगी और करंट पास करेंगे कॉइल में तो क्या होगा, और टर्न होगी। और कॉइल जब टर्न होगी तो फिर क्या होगा, वायर ट्विस्ट होगा और ये रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, ऑफर करेगा। टॉर्सनल डिफॉर्मेशन होगा उसमें कि उसको वायर को ऐंठने की कोशिश करेगा और वो अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो ये है वही चीज़ है। तो कुछ लोग उसका भी फिगर बनाते रहते हैं एग्जाम्स में, मैंने देखा है। लेकिन ठीक है, आप ज़्यादातर फोकस करिए कि फिगर आपका ऐसे बने तो ज़्यादा अच्छा है। वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, आप वेस्टर्न टाइप थोड़ा बनाना आसान है देखने में। तो ये ऐसे समझना इसको आसान है। तो ये पार्ट्स हो, है ना। अब प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वही है, सेम वही मैग्नेटिक टॉर्क के प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो करंट कैरिंग कॉइल पर लगता है फील्ड में रखने पर, ठीक है ना। फील्ड में रखने पर करंट कैरिंग कॉइल पर जो लगता है वही प्रिंसिपल है। तो आइए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, moving coil galvanometer, you know, works on the principle of magnetic torque okay, acting on a current carrying coil, करंट कैरिंग लूप आप देखे हैं। करंट कैरिंग कॉइल के बारे में हम लोगों ने बात किया था, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि ये क्या होता है। सो लेट अस सी, ओके। सो व्हेन coil carrying current I, okay, is placed in an external field, in an external magnetic field of strength B, okay, strength B, then it experiences torque tau, then it experiences torque tau in the orientation theta, such that tau equals NIAB sin theta। ओके, सो स्पेसिफिकेशन क्या है इसका, यहाँ पर एक हम पहले भी चीज़ बता चुके हैं कि n क्या है। n इज वेर n इज number of turns in the coil, okay. A, what it is, area of the surface of coil, okay, surface of coil, ऐसा हो जाएगा। और थीटा बता ही रहे हैं, एंगल क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज एंगल between normal to
the surface of coil, okay, and direction of magnetic field, and the direction of magnetic field. ये सब चीज़ें आप जानते हैं, फिर भी एक रिपीटेशन जरूरी है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Since the radial field gives the way to keep angle theta equal to 90 degree, equal to 90 डिग्री. तो फिर क्या हो जाएगा, एक चीज तो एक कांस्टेंट और चीज हो गई कि यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री है, देन टाउ इक्वल्स NIAB in any orientation. ओके, अब ये टॉर्क क्या करता है? So coil turns under this torque, okay, coil turns under this torque, but spring opposes this rotation. Spring opposes this rotation by applying a counter torque which is directly proportional to angle of deflection. You can say turning of coil. ठीक है, तो जो स्प्रिंग का जो टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क tau s. Let us denote this is tau m. Okay, so tau s is directly proportional to phi एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. यानी कॉइल अब कितना एंगल जाने के बाद अपनी जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी विदाउट पासिंग करंट, ओके, वो जो पोजीशन थी उससे कितना एंगल टर्न होने के बाद वो बैलेंस हुआ स्प्रिंग की वजह से, वो वही एंगल फाई है ना, फाई है. तो दिस इज फाई और टाउ एस इक्वल्स के फाई एंड के हियर टॉर्सनल, ओके, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग. ये टॉर्सनल कांस्टेंट स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो स्प्रिंग की नेचर पर डिपेंड करेगा, स्प्रिंग हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा. तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम जाकर सेट होगा. सो इन इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन कहीं बैलेंस होगा ना दोनों. इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, ये करंट अगर ज़्यादा पास करेंगे तो टाउ एम ज़्यादा होगा, बड़ा होगा. सो इक्विलिब्रियम में ये भी उतना ही होगा ना, इक्विलिब्रियम में ये भी उतना ही होगा
तो क्या बढ़ जाना चाहिए, फाई बढ़ जाएगा। यानी ज़्यादा एंगल पर जाकर के क्या होगा, ये बड़े एंगल पर जाकर क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये बड़े एंगल पर जाकर क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा, ये डिफ्लेक्शन एंगल बड़ा होगा। तो ये तो देखते हैं, वही मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, इन इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, टाउ एस ओके इक्वल्स टाउ एम, दोनों अपोजिट होंगे। हम यहाँ पर जरूर साइन अपोजिट है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड्स बस बैलेंस कर रहे हैं, यही देख रहे हैं। तो के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, ऐसा होगा। सो फाई इक्वल्स एन आई ए बी बाई के, या इसको क्या लिखते हैं, फाई इक्वल्स, ये एक चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा, एन ए बी अपॉन के, एंड दिस इज आई। सो क्वांटिटी अंडर ब्रैकेट is constant for the given coil and arrangement. So quantity, the quantity NAB by K is constant for given arrangement. आप इसको समझ सकते हैं क्या क्यों कांस्टेंट है। आप जो डिज़ाइन कर दिया कॉइल आपने या गैल्वेनोमीटर डिज़ाइन कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो आप चेंज करेंगे नहीं, एरिया जितनी बड़ी कॉइल की है वो तो आप चेंज करेंगे नहीं। जो मैग्नेट लगा दिया साइड में, वो मैग्नेट तो बदलने वाला नहीं है, के जो स्प्रिंग आपने अटैच कर दिया वो रोज़ खोल के वापस निकालेंगे, रखेंगे नहीं, बनाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, या उसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये तो फिक्स है। हाँ, करंट बाहर से पास करना आप अलग कर सकते हैं। So this thing is constant for the given arrangement. Okay, so the quantity, this thing is constant for the given arrangement. For the given arrangement. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? So this implies that this phi means deflection of coil is directly proportional to I. यही प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम मेजरमेंट में। दिस proportionality helps to convert it in measuring device. Okay, so this proportionality helps to convert it in what? In a measuring device. So let's write here, in a measuring device. ऐसा, तो ये चीज़ याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हाँ, हमने अभी यहाँ तक उसको प्रिंसिपल कहा है कि ये प्रिंसिपल, तो बिल्कुल आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कभी कभी वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आता है 1 मार्क में, तो आप इतना ही कर सकते हैं। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, and this torque is equal to tau equals NIAB sin theta. Okay, and again this torque is directly proportional to current in radial field, definitely. So on counterbalancing this torque we can measure current or voltage with the help of this device. ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आप प्रिंसिपल लिखने के लिए छोटी मोटी चीज़ वैसे लिख सकते हैं। आप इसको बहुत सारा डिटेल ऐसा बहुत कुछ लिखना नहीं है, वो अलग अलग कॉज अलग अलग रीज़न वो दे देते हैं कभी कभी, तो उसको आप लिखना पड़ता है। ये 1 मार्क का कभी कभी लिखते हैं कि प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करिए,
तब आपको यहाँ सब ये सब लिखना है। उसमें भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ये जो सेंटेंसेस है थोड़े आप कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना तो लिखना पड़ेगा कि क्या है, फिर से हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं। ओके, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग on the current carrying coil when it is placed in an external magnetic field. Okay. So in the galvanometer, this torque is counterbalanced by torque offered by spring. So in equilibrium, this tau spring equals, in equilibrium tau spring equals tau magnetic, and here so you can write this all thing. Okay, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि tau equals tau m and this phi equals k NIA by B by K एंड और सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रिंसिपल इतना ही लिख सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। इस टॉर्क को गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, इस टॉर्क को काउंटर बैलेंस करते हैं स्प्रिंग के टॉर्क से, और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये ऐसा होगा टाउ एस इक्वल टाउ एम एंड इसके इक्वल होगा, देन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये प्रिंसिपल है किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो इतना शॉर्ट में आप कर सकते हैं अगर 1 मार्क में आता है तो। ठीक, अब इसमें 2 चीज़ें छोटी छोटी हैं, एक तो करंट सेंसिटिविटी है और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। करंट सेंसिटिविटी क्या है कि पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन होता है। अगर पर यूनिट करंट ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है तो कहेंगे ज़्यादा सेंसिटिव है, पर यूनिट करंट अगर कम डिफ्लेक्शन होता है तो कहेंगे कम सेंसिटिव है। वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए भी वही चीज़ यूज़ करते हैं कि अगर पर यूनिट वोल्टेज कितना है, डिफ्लेक्शन कितने एंगल होता है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आइए देखते हैं करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो करंट सेंसिटिविटी, ऑफ गैल्वेनोमीटर। So this is defined as deflection of galvanometer coil per unit current through it। ओके, यही करंट सेंसिटिविटी है। सो करंट सेंसिटिविटी इज हाउ मच, ये जो रिजल्ट है ना, यही NIA B एंड हियर। सो करंट सेंसिटिविटी इज व्हाट, इक्वल्स phi upon I, और दिस इज इक्वल टू हाउ मच, phi अपॉन I क्या हो जाएगा फिर NAB अपॉन K, और करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स NAB अपॉन K। सो K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, आप सारे कांस्टेंट है एक गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए। तो ज़्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाना होगा तो क्या करेंगे, सो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं बाय टेकिंग लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बाय मेकिंग कॉइल ऑफ लार्जर एरिया, बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक पोल्स एंड बाय प्रोवाइडिंग लूज स्प्रिंग। के कम होगा तो लूज स्प्रिंग, ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे कैसे आप चेंज कर सकते हैं करंट सेंसिटिविटी, क्या कर सकते हैं इसमें, सो current sensitivity can be increased by what, first by taking coil of
larger number of turns, second thing, okay, or making coil of larger area, third, okay, here taking stronger magnetic poles, या क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, और taking soft spiral spring, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो जनरली हम अक्सर नंबर ऑफ टर्न्स ये एन को ज़्यादा ले लेते हैं, तो हो सकता है यदि कॉल बड़ी करेंगे तो फिर हमें बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर मैग्नेटिक पोल्स भी बड़े बड़े होंगे, तो क्या होगा, मटेरियल के खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा हम हर कुछ देखते हैं, फिजिबिलिटी देखते हैं इसको, हाँ मटेरियल कम से कम लगे, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो, तो सब कुछ देख करके हम बीच में कोई रास्ता एक निकालते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। It is defined as deflection of galvanometer coil, okay, per unit potential difference, per unit voltage applied across it, ठीक है, ऐसा। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, उसी फार्मूले में हम इसको फिर से देख सकते हैं। सो वी नो दैट phi is NAB by K and this whole thing multiplied by I. So voltage sensitivity is what? So phi, so voltage sensitivity equals phi by V. So this implies that voltage sensitivity equals NAB divided by K and I by V. तो फिर अब देखिए यहाँ पर क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे, ये क्या है, I करंट गैल्वेनोमीटर कॉइल में, और V क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर कॉइल के क्रॉस है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, वही V इक्वल्स आई आर, और ये G ये गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस, यही ना होगा। तो इसको हम या ऐसा लिख सकते हैं कि वी जी इक्वल्स आई जी आर जी, ऐसे लिख दें, गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, ओके। सो आर क्या हो जाएगा, आई जी बाई वी जी क्या हो जाएगा, आर जी इक्वल्स आई जी अपॉन आर, सॉरी, सो वन आई जी बाई वी जी इक्वल्स 1 अपॉन आर जी, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा। सो वी वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स एन ए बी अपॉन के आई, दिस इज 1 अपॉन आर जी।
अब देखिए गैलोमीटर में रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, लॉन्ग वायर यूज़ करते हैं, देखा ना थिन वायर देखा आपने उसमें कि थिन वायर बहुत यूज़ किया जाता है, तो थिन वायर होगा तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा तो रेजिस्टेंस है। सो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी यही है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी हम इंक्रीज तो कर सकते हैं वैसे ही जैसे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं इंक्रीज कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो सेम प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, आर भी बढ़ेगा, लेंथ वायर का बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दीजिए तो वायर का लेंथ डबल हो जाएगा, और वायर का लेंथ डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, तो एन डबल करिए तो आर भी डबल हो जाएगा। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके हम वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा सकते। ओके, सो वोल्टेज सेंसिटिविटी can be increased by increasing A and B, okay, A and B, or by taking spring of smaller k, ठीक है, स्मॉलर के ले सकते हैं, लूज स्प्रिंग ले लें तो वैसा हो जाएगा। बट वोल्टेज सेंसिटिविटी remains unchanged on increasing number of turns, number of turns, because coil resistance okay increases in same proportion of turns, okay, in same proportion of टर्न्स, ठीक है, तो टर्न्स के प्रोपोर्शन में ये इंक्रीज होता है, दैट इज N/Rg रिमेन्स सेम। तो ये इसलिए नहीं हम चेंज कर सकते, ऐसा रीजन कभी पूछ देता है एग्जाम्स में कि बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, दिस वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट बी चेंज्ड, एंड रीजन बिहाइंड इज दिस कि जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे, डबल कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो फिर हम ये क्या कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है तो ये कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहेगा। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, इसमें और भी पार्ट कुछ हैं। गैलोमीटर को हम अमीटर की तरह कैसे यूज़ करेंगे और गैलोमीटर को हम वोल्ट मीटर की तरह कैसे यूज़ करेंगे, इन चीज़ों पर हम अलग वीडियो लेके आएंगे। सोचते हैं कि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, तो ठीक है, आप बने रहिए, बिल्कुल साथ में देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित है वीडियोस को शेयर करिए, है ना, काम की चीज़ें हैं, हो सकता है किसी के लिए फ़ायदेमंद हो जाइए, और साथ में और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। आप साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।